Delhi is not the number one. Really? Most of the cities of North India are worse polluted than Delhi is. पॉल्यूशन क्यों तंग नहीं करता हमें, क्यों हमारे दिमाग को झंझोड़ता नहीं है? क्योंकि वो दिखता नहीं है. लोग एक और बात मुझसे पूछते हैं, क्या ये हमारा जीवन कम कर रहा है? बहुत सी स्टडीज़ अब आ चुकी हैं जो बताती हैं कि इतने एयर पोल्यूशन में रहने के कारण आपकी जो जीवन का वो समय है, स्पैन है, वो 5 से 7 साल कम हो जाएगा अगर आप इसी हवा में कंटिन्यूसली सांस लेते रहेंगे. दिस इज़ द काइंड ऑफ लंग जो हमको भगवान ने दिया, जो भगवान ने दे के हमें यहाँ भेजा कि इसके साथ ही आपका जीवन स्टार्ट होगा और ऐसे ही अंत होगा. ये मतलब इट डजंट टेक एन आइंस्टाइन ब्रेन टू थिंक कि ऐसे लंग जो होंगे वो वहाँ के होंगे जहाँ मिनिमल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत कम गाड़ियाँ हैं. बहुत सारे अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे शहर, ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे ऐसे लंग मिलते हैं हमें. और ये जो आपका लंग है, ये कोई गेस तो नहीं है कि ये दिल्ली जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन का होगा. सो ये जो लंग है मैम, किसी और वजह से हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट दिस इज़ ए नॉन स्मोकर्स लंग ऑफ द सेम एज ग्रुप, ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप. Oh my God. सो ये डिफरेंस है दिल्ली, एनसीआर या पोल्यूटेड शहर में रहने का, और ये डिफरेंस है जब आप किसी ऐसे कस्बे में रहते हैं जहाँ पे ये पोल्यूशन की मार अभी तक पहुंची नहीं है. And so if you have those kind of lungs, the black ones, is there any chance of cleaning it up? अगर आप कहें कि कोई मेथड है इनको क्लीन करने का, कोई सर्जरी है, कोई तरीके से, नो. पोल्यूशन एक राक्षस है जिससे हमको लड़ना है. सो हमारे पास लड़ने के लिए इससे हाथ नहीं है. इट्स नॉट ए फिजिकल फाइट विच वी आर गोइंग टू डू विद पोल्यूशन. हमारे एक ही 2 योद्धा हैं जो इस पोल्यूशन से हमारे लिए लड़ेंगे, वो हैं हमारे लंग्स. कैसे कि वो इसको रोक के रखेंगे, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा के रखेंगे. अब लंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं. मल्टीपल एक्सरसाइजेस, 3-4 चीज़ें आपको अपने दिनचर्या में डालनी पड़ेंगी जिससे आप लंग को बेहतर कर सकते हैं. Delhi's air pollution isn't just bad anymore. It's behaving like an invisible predator. AQI numbers that should belong in disaster manuals are now morning notifications on our cell phones. And while most of us are coughing our way through commutes, doctors are seeing something far more alarming: lungs that look older than the people who own them. Now, to cut through the smog, literally and figuratively and medically, we have with us one of India's leading thoracic surgeons, a doctor who opens up chests for a living and has a front row seat to what toxic air is carving inside the human body. Dr. Harsh Vardhan Puri, welcome to our show. Sir, I'm going to start with the obvious, and the obvious is the air quality in Delhi. What is it doing to our lungs? So, thank you for calling me to the great podcast you people do over the health. I think the first question you are asking a thoracic surgeon is about air pollution. So, मामला तो कहीं गड़बड़ है, और थोड़ा गड़बड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है. कुछ चीज़ें जो हम सोचते हैं या हमारी जनता सोचती है या आम जनता को बताई जाती हैं या उनका एक परसेप्शन बन जाता है, वो शायद आप कुछ मिथ्स हम जब बात कर रहे होंगे टूटेंगे. हम बात करते हैं सिर्फ दिल्ली की एयर क्वालिटी की. सो लोगों को जब भी मैं पंजाब की तरफ ट्रैवल करता हूँ, लॉट ऑफ ओपीडीज इन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश, सो लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि मैं एलियन हूँ. वो पूछते हैं, आप तो दिल्ली से आए हैं, आप ही की हवा ख़राब है भाई साहब, आप तो बिल्कुल. सो देर इज़ ए डाटा फ्रॉम WHO लास्ट ईयर का भी 10-15 worst places to live kind of data according to the air pollution. We have that data. And Delhi is not the number one. Really? Most of the cities of North India are worse polluted than Delhi is. Delhi हमेशा मुझे लगता है
कन्वर्सेशन में इसलिए रहता है क्योंकि ये क्या पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड है, बहुत हॉट टॉपिक है, एवरीबॉडी कंसंट्रेट्स। बट मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप AQI करेंगे तो गाजियाबाद का AQI हो सकता है दिल्ली से ज़्यादा वर्स हो, या आप थोड़ा और आगे जाने की, कानपुर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ का AQI, क्योंकि कंसंट्रेटेड एयर है, वहाँ का AQI हो सकता है इससे भी ज़्यादा वर्स हो। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ दिल्ली के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, सो हमें ऐसा लगता है। विद सर्विस सच में ये बात सच है कि दिल्ली का AQI बहुत खराब है। बहुत खराब से मतलब है बहुत खराब। जो डाटा इस टाइम गवर्नमेंट शो कर रही है, एवरेज मैं देख रहा था, जब भी मैं देखता हूँ 300 के करीब है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फिगर्स ठीक हैं, गलत है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, दैट इज़ अ पॉलिटिकल डिबेट। लेकिन अगर सपोज करिए वो 300 भी है, सो WHO परमिटेड लिमिटेड 30, सो 10 टाइम वर्स है हम जो सांस सुबह से शाम तक ले रहे हैं, वो 10 टाइम्स वर्स है एक WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर अगर आप पानी पी रही हैं, जैसे ये मैं पानी पी रहा हूँ, इसका एक स्टैंडर्ड है जो WHO ने, डॉक्टर्स ने, सबने मेंटेन करने के लिए कहा है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं इसमें कचरा मिला देता हूँ और वो 10 टाइम वर्स हो जाता है, क्या आप उसे पिएंगी? एब्सोल्युटली नॉट। पर आप सांस तो ले रही हैं, और 25,000 बार ले रही हैं दिन में। इट्स 25,000 टाइम्स यू आर टेकिंग दिस 10 times worse air quality into your lungs. You are inhaling 10,000 liters of it every day. Whoa, Now, you're making me feel horrible right now. But I just want to go back to the WHO data that you cited. You said there are 10 other cities which are which or are Indian cities which from are North Indian India, cities from North India which are more polluted than polluted. even Delhi. And Delhi is obviously always in the news. But which are these other cities? Lot of them. Many cities from Uttar Pradesh, many cities adjoining Delhi, which we call as extended NCR or whatever we can call them. Even आपको एक बात पूछता हूँ मैं, आप श्रीनगर को क्या कहेंगी? Is it polluted or non polluted? मैं मिथ की तरफ In पूछता हूँ। comparison, and I was in Srinagar just last year, so I can say non-polluted. इट्स नॉट। आपके श्रीनगर का AQI 130 140 के करीब है। 130 140 का मतलब है, आप सिंपल इस चीज़ को, फंडा को लेके चलिए कि 30 इज़ द परमिसेबल लिमिट इंडिया के लिए एटलीस्ट। बाहर की कंट्रीज पर तो 30 पे भी शोर मचना स्टार्ट हो जाता है, दे वांटेड 15 20, बट 30 इज़ द परमिसेबल लिमिट। आप 30 से ऊपर चले जाइए, 30 से ऊपर 130 इज़ 4 और 5 टाइम्स, सो इट इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड। पोल्यूशन, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, पोल्यूशन क्यों तंग नहीं करता हमें, क्यों हमारे दिमाग को झंझोड़ता नहीं है? क्योंकि वो दिखता नहीं है। इस पानी में मिला कचरा हमें दिखेगा, वी कैन सी इट, सो वी रिएक्ट टू इट। पोल्यूशन हमको दिखता नहीं है। अब अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप मुझसे पूछ रही, चल मैं कि क्या पोल्यूशन सिर्फ अक्टूबर से लेके जनवरी तक की प्रॉब्लम है? Absolutely not. It's a है ना? year-round problem. इट्स ए ईयर राउंड प्रॉब्लम। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे, ये पोल्यूशन की बात इसी टाइम पे क्यों आती है? क्योंकि दिल्ली एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, एवरीथिंग इज गेटिंग टू द सेंटर, इट्स कलेक्टिंग टू, मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर विच इज दिल्ली। और जब हमारे सामने वाली बिल्डिंग सुबह हम उठते हैं और वो दिखाई नहीं देती, सो अब सबको लगता है अरे पोल्यूशन आ गया। पर पीपल टेक इट एज ए पोल्यूशन, मैं इसको कहता हूँ पोल्यूशन फेस्टिवल, जो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और जनवरी में जाके खत्म हो जाता है। तो क्या अक्टूबर के बाद, जनवरी के बाद पोल्यूशन नहीं होता? इट्स नॉट लाइक दैट। आपका AQI लेवल अगर आप बीच में भी जुलाई में, जून में देखेंगी, तब भी 200 के करीब होता है। 200 AQI, स्टिल आई टोल्ड यू 30 से बहुत ज्यादा, 170 के करीब। So what does this do to our body? I mean, normally हम लोगों का ये होता है कि अच्छा pollution से हमारे lungs affect हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? But can you break it down for us as a doctor? How does it actually impact not just our lungs but various parts of our body? नाउ इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड टू मी। लोग जानते हैं कि मैं एक छाती का सर्जन हूँ, मैं रोज़ लोगों की चेस्ट में दूरबीन डालता हूँ या ओपन करता हूँ, देखता हूँ उनको। सो लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वो उनके लंग्स को क्या कर रहा है एक, और क्या सिर्फ वो लंग्स को ही तकलीफ दे रहा है या कि बॉडी के किसी और भी पार्ट को तकलीफ दे रहा है। द वर्स्ट थिंग मैम इज़ दैट आपके बालों से लेके आपके पाँव के नाखून तक ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जो पोल्यूशन की मार नहीं सहता। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, मैं आपको स्टडीज कोट करता हूँ। जो हेयर लॉस आपने बहुत सुना होगा आजकल हो रहा है, इरिटेटिव हेयर लॉस बहुत हो रहा है, बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल गए हैं, एक कारण एयर पोल्यूशन है। ऑप्सिनोजन, थोड़ा मोटापा लोगों में बढ़ रहा है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ जंक फूड इसका एक कारण है, बिल्कुल भी नहीं।
एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द कॉन, इट्स ए क्लास ऑप्सिनोजन। कार्सिनोजन, जितने भी कैंसर्स बॉडी में हो रहे हैं, जितने भी आप जानती हैं, एक अगर कोरिलेशन निकाला जाए तो एयर पोल्यूशन सबसे मेजर। लंग कैंसर के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन, डायरेक्ट 1:1 कोरिलेशन जैसा सिगरेट का है वैसा एयर पोल्यूशन का निकला है। आपके हार्ट के जो बीमारियां हो रही हैं, सडन हार्ट अटैक्स लोगों को हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द कारण। पेट की, गट की बीमारियां, इसके अलावा स्किन इरिटेशंस, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होना, आंखें जलना, होंठ ड्राई होना। आपके बच्चों का, एक चाइना की स्टडी है मैम, उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड वाज कि जो कुछ बच्चे लिए उन्होंने, एक कोहार्ट ऑफ किड्स हु आर स्टेइंग नियर टू द नेशनल हाईवेज and the other cohort from a village very far away, very clean village, and this compared the AQI levels. The AQI level of the बच्चा staying near that national highway is 5 to 10% lower than the वो। आजकल लोग पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को ADHD हो रहा है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे बच्चे, एक जगह बिठाते हैं। मोबाइल इज अ वेरी बिग कारण ऑफ दिस, आई टोटली एग्री, बट एक कारण एयर पोल्यूशन भी है। अब आप बताइए, शरीर का कौन सा ऐसा अंग रह गया है जो हम कह दें कि एयर पोल्यूशन की मार नहीं सह रहा। एंड लोग एक और बात मुझसे पूछते हैं, क्या ये हमारा जीवन कम कर रहा है? बहुत सी स्टडीज अब आ चुकी हैं जो बताती हैं कि इतने एयर पोल्यूशन में रहने के कारण आपकी जो जीवन का वो समय है, स्पैन है, वो 5 से 7 साल कम हो जाएगा अगर आप इसी हवा में कंटिन्यूसली सांस लेते रहेंगे। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कारण कैंसर्स हो सकते हैं, उसका कारण ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकता है, उसका कारण न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो होगा ही होगा। दैट इज So श्योर। tell me, sir, you are also living in Delhi. मैं भी दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हैं. Our work is here, our life is here. What do we do? How do we, living in Delhi, how do we save ourselves from pollution? कुछ कुछ एक्सपर्ट्स के मैंने कमेंट सुने अभी पीछे, बहुत ही जाने माने लोग हैं जो कहते हैं दिल्ली छोड़ दो। आप छोड़ सकती हैं? I guess not. मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। हमारी रूट्स यहाँ पे हैं, हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे हो सकता है पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हों, हमारे घर यहाँ पे हों। सो कैसे हो सकता है कि पिछले हज़ारों साल से जो लोग दिल्ली में पले बड़े हैं वो आज एक दिन सुबह उठें और दिल्ली छोड़ दें? पलायन तो कर नहीं सकते। इट्स नॉट ए एक्सोडस विच इज़ गोइंग टू हैपन। सो वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि हमें क्या करना चाहिए। सोल्यूशंस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, बट हम समझते नहीं हैं। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप, मैंने सोचा था कि इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। No, but this is very important, which is why I want to go through it and then डेफिनेटली later go to other सो things. देखिए मैम, सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी दो प्रकार का है। एक होता है धूल से और एक होता है धुएं से। आप 80-90% पोल्यूशन को इन दो कैटेगरीज में डाल सकती हैं, धूल और धुआं। धूल कहाँ से आती है? कंस्ट्रक्शन वर्क से, आपके रोड्स से, पेवमेंट से, ओपन ग्राउंड से, हर जगह से धूल। आप देखिए, आप अपनी गाड़ी लेके सड़क पे चलिए, सारा का सारा जो थोड़ी देर के बाद वो एक लेयर उसके ऊपर जो जमी होगी वो धूल की होगी। अब ये जो धूल होती है ये PM10 लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। PM10 आपने बहुत सुना होगा, इट इज़ पार्टिकुलेट मैटर 10। जो हमारा बाल होता है इट इज़ 70 माइक्रॉन्स, सो PM10 इज़ 10 माइक्रॉन्स। हमारे बाल से कितना छोटा है वो PM10। सो ये धूल जो है PM10 लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये PM10 लेवल जो होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मोटा मोटा जो आप तार देखती हैं लंग में, बहुत सारे सर्जन्स, थोरेसिक सर्जन्स दिखाते हैं, वो सब जो है ये PM10 की वजह से होता है। एंड देन उसके बाद ये जो धुआं है, धुआं क्या है? बेसिकली गाड़ियों से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, क्रॉप बर्निंग, पराली बर्निंग, इन सब से ये धुआं उठता है। इसमें बहुत से कण होते हैं जो PM2.5 बनाते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं। अब 2.5 इज 2.5 माइक्रॉन्स, बाल इज 70 माइक्रॉन, वो 2.5 माइक्रॉन है। वो इमीडिएटली आपके लंग के जो ब्लड का तंत्र होता है उसमें जाके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट अंगों में पहुंचता है। अब इससे भी डेंजरस है PM1, PM.1। ये क्या है? 1 माइक्रॉन का पार्टिकल जो आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचता है, उन बच्चों का IQ कम करता है। एक प्रेग्नेंट औरत जो आराम से अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहती है, उस बच्चे का को जन्म देना चाहती है, उसकी प्लेसेंटा के थ्रू, जो आपकी प्लेसेंटा बच्चे और माँ के बीच में एक कॉर्ड होती है, उसके थ्रू वो
जो PM1 पार्टिकल है वो बच्चे के ब्लड तक पहुंच जाता है। एक अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपल लिए गए एक स्टडी के अंदर, उसमें 248 डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स दिखाए गए उस कॉर्ड ब्लड के अंदर। सो जो बच्चा पैदा हो रहा है उससे पहले ही वो हमारे दिए हुए पोल्यूशन के गिफ्ट से ग्रस्त हो चुका है। सो आप कहाँ तक सोच पा रही हैं पोल्यूशन, मतलब लोग, अब लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप सिर्फ डरा रहे। मैं डरा नहीं रहा हूँ मैम, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें पता होगा कि दुश्मन क्या है। जब हम, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, सो पहले पूरी की पूरी एक टीम बैठी होगी जिन्होंने सोचा होगा कितने टेररिस्ट कहाँ बैठे हैं, उनको कैसे मारना है, यही हुआ होगा ना मैम। सो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ, तो मेरा काम है आप लोगों को उस चीज से अवेयर कराना जिससे हमारी लड़ाई है। अब आ गए हम छोटे मोटे सॉल्यूशंस के ऊपर। अब इन धूल और धुएं में आप अपना रोल सोचिए क्या हो सकता है। मैं अभी सरकार की बात नहीं करता मैम, वो तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर पूछ पाएंगी जब आपके शो पे हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर आएंगे, डेफिनेटली आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगी कि डॉक्टर हर्ष ने ये बताया था, ये सच है या नहीं है। लेकिन मैं आपसे अपनी और आपकी बात करता हूँ। हमारे 100 मीटर के दायरे के अंदर अगर हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करें, सो थोड़ा थोड़ा कुछ 20-25% इफेक्ट तो आएगा। लोग कहते हैं कैसे। आपके स्टूडियो के बाहर या मेरे मैदानता के बाहर मैम इतनी बड़ी पेवमेंट है जो कच्चा है। रोड तो सरकार ने बना दी, True. अंदर का हमने वो बना दिया, पाथवे बना दिया, उसके बीच का एरिया तो सारा कच्चा है मैम। उसके अंदर तार डलवाने में कितना पैसा लगेगा? अगर आपके मैंने जाना यहाँ 2,000 के करीब एम्प्लॉय हैं। अगर आप 10-10 रुपए भी इकट्ठे करेंगे, आप पूरा का पूरा पेमेंट जो है उसको सॉलिड कर सकते हैं। जैसे ही ये पेमेंट सॉलिड होगा, आपका धूल कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपके ऑफिस की तरह यहाँ 1,000 के करीब आसपास ऑफिस हैं, वो सब भी करें। जितनी नोएडा की ओपन ग्राउंड्स हैं उसके अंदर ग्रास लगा दी जाए। ग्रास लगा दी जाएगी तो जो वाटर होगा वो होल्ड करेगा, ये धूल उड़ेगी नहीं। सो आप अपने 100 मीटर का दायरा देखिए, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। लोग प्यूरीफायर के बारे में बात करते हैं, हम भी डेफिनेटली, आप भी मुझसे ये सवाल जरूर पूछेंगी। नेचुरल प्यूरीफायर्स हैं, ये जो आपके प्लांट्स हैं जिनके बड़े पत्ते होते हैं, मदर इन लॉ टंग है, बिग लीफ प्लांट्स हैं, ये आप अपने आसपास रखिए, अपने 100 मीटर के दायरे में रखिए। आपका पोल्यूशन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। कार पुलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल उससे ब्रेक हो जाता है, और कंफर्ट लेवल ही हमें है जो हमें इस प्रॉब्लम्स को बढ़ाता ही जाएगा। और भी सॉल्यूशंस की बात करेंगे जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। बट मोटा मोटा आज अगर हर कोई, ये जिस जो भी इसको सुन रहा है, अपने 100 मीटर के दायरे को इंप्रूव करने की कोशिश करे, पोल्यूशन विल गेट्स रिजॉल्व टू सम एक्सटेंट, आई एम नॉट सेइंग। उसके बाद हम बात करेंगे सरकार के साथ बात करने की। सो ऑब्वियसली जब आपसे वोट मांगने के लिए कोई आए, प्लीज़ उनको पूछिए कि आपके मैनिफेस्टो में कितने पॉइंट्स हैं कि हमारे एयर पोल्यूशन का अगले 4-5 साल में क्या उनके पास सोल्यूशन है। Very well said, sir. Let me just move on to the lungs themselves. You're a thoracic surgeon. You must be seeing a lot of lungs. Are you seeing more people coming in with smoker-like lungs, despite Definitely. not being smokers? डेफिनेटली। इसका आंसर देने से पहले मैं आई जस्ट वांट यू टू सी टू वन ऑफ द फोटोग्राफ्स। आई वांट एवरी वन ऑफ योर व्यूअर टू सी फ्यू फोटोग्राफ्स विच आई बॉट विद माई सेल्फ। दिस इज वन ऑफ द फोटोग्राफ, इफ यू कैन सी। ये Yes. रियल टाइम फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि हम थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं तो छाती के अंदर थोरैकोस्कोप डालते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ लंग जो हमको भगवान ने दिया, जो भगवान ने दे के हमें यहाँ भेजा कि इसके साथ ही आपका जीवन स्टार्ट होगा और ऐसे ही अंत होगा। ये मतलब इट डजंट टेक एन आइंस्टाइन ब्रेन टू थिंक कि ऐसे लंग जो होंगे वो वहाँ के होंगे जहाँ मिनिमल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत कम गाड़ियां हैं। बहुत सारे अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे शहर, ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे ऐसे लंग मिलते हैं हमें। और ये जो आपका लंग है, ये कोई गेस्ट तो नहीं है कि ये दिल्ली जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन का होगा। सो ये जो लंग है मैम, किसी और वजह से हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट दिस इज ए नॉन स्मोकर्स लंग ऑफ द सेम एज ग्रुप, ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रुप। Oh my God. सो ये डिफरेंस है दिल्ली, एनसीआर या पोल्यूटेड शहर में रहने का, और ये डिफरेंस है जब आप किसी ऐसे कस्बे में रहते हैं जहाँ पे ये पोल्यूशन की मार अभी तक पहुंची नहीं है। And so, if you have those kind of lungs, the black ones, uh, is there any chance of cleaning it up? अगर आप कहें कि कोई मेथड है इनको क्लीन करने का, कोई सर्जरी है, कोई तरीके से, नो,
नो इज एनो नो। मैं नो का भी जवाब देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जिस भी इंसान के लंग होंगे, जहाँ भी वो रह रहा है, वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रहता रहेगा। पोल्यूशन लेवल्स हर साल कुछ कुछ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं पिछली बार से। सो वो तो कैसे आपका, जब तक आपका ट्रिगरिंग फैक्टर ही खत्म नहीं हो रहा, सो वो कैसे खत्म होगा? दूसरी बात यह है, लोग अवेयर ही नहीं हैं, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। जैसे मैंने बताया कि अपने 100 मीटर के दायरे को तो कोई देख भी नहीं रहा है। कार्स बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बर्निंग, पराली, कुछ भी तो बंद नहीं हो रहा। सो कैसे चेंज होंगे? नहीं होंगे। अब क्या बचाया जा सकता है, इज एट डिफरेंट इशू। एक चीज होती है कि खत्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली यू हैव टू मूव आउट, स्टे इन दैट प्लेस फॉर एटलीस्ट 10 years, क्लीन अप योर लंग्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट क्या बचाया जा सकता है? हाँ। अब आप समझिए, पोल्यूशन एक राक्षस है जिससे हमको लड़ना है। सो हमारे पास लड़ने के लिए इससे हाथ नहीं है। इट्स नॉट ए फिजिकल फाइट विच वी आर गोइंग टू डू विद पोल्यूशन। हमारे एक ही दो योद्धा हैं जो इस पोल्यूशन से हमारे लिए लड़ेंगे, वो हैं हमारे लंग्स। कैसे? कि वो इसको रोक के रखेंगे, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा के रखेंगे। अब लंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। मल्टीपल एक्सरसाइजेस, 3-4 चीजें आपको अपने दिनचर्या में डालनी पड़ेंगी जिससे आप लंग को बेहतर कर सकते हैं। सो पहला चीज, यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड। आप जैसे पानी पीना होता है, हम तो नॉर्मल मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। सो हम जब प्यास लगती है तभी हमें पानी ढूंढने नहीं जाना है, हमारे तो सामने पानी पड़ा है। सो एटलीस्ट 7 to 8 glasses ऑफ वाटर पर डे, इफ योर डॉक्टर हैजंट प्रिस्क्राइब द अदर वे अराउंड। सो आप वो पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, वेल नरिश्ड रखिए अपने आप को। वेल नरिश से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंक खाना स्टार्ट कर दें, आप पिज्ज़ाज खाना स्टार्ट कर दें, बर्गर्स खाना स्टार्ट कर दें। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस डाइट, एटलीस्ट 2 to 3 times पर डे। आप सुबह बढ़िया सा नाश्ता करिए, उसके बाद अगर आप दिन को कुछ भी नहीं खाएंगे, दैट डजेंट मैटर। आप शाम को सूर्यास्त से पहले बढ़िया सा डिनर करिए, एंड दैट इज गुड फॉर योर लाइफ। इतना, लेकिन बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो बैलेंस्ड इक्वेशन बताया है WHO ने, 30%, 40%, 20%, वही फॉलो होना चाहिए। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, वेल नरिश्ड है, बहुत ज़्यादा जंक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, शुगर्स कट किए हैं आपने, दैट्स अ बैलेंस डाइट। और थर्ड थिंग, सम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर लाइफ पर डे। अब ये एक्टिविटी क्या हो सकती है? इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी सम काइंड ऑफ योगा, इट कैन बी सम काइंड ऑफ एरोबैटिक्स, कुछ भी। या मैम, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एरोबैटिक्स मीन्स फैंसी जिम, वो ये वगैरह। आई वॉज सीइंग वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ अक्षय कुमार ईयर बैक आई गेस। सो ही टोल्ड कि जब मुझे एक्सरसाइज करने का मन करता है, मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ अपने बिल्डिंग के, तो मैं वो 9 फ्लोर 9 बार चढ़ जाता हूँ। सो 81, ही जस्ट इज डूइंग व्हाट हैज टू बी डन। आपको कोई फैंसी इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है। अगर आप 4th फ्लोर पे रहती हैं, 4 फ्लोर 4 बार चढ़ जाइए मैम, योर लंग्स विल बिकम हेल्दी। सो आपको अपने योद्धा को स्ट्रांग रखना है पोल्यूशन की मार से लड़ने के लिए। कुछ प्रोटेक्शन आपको ये देगा, बाकी जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे हम फॉलो करें। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जिम नहीं जा सकते भैया, सुबह नहीं उठ सकते, योगा नहीं कर सकते। सो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपके ही माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप नॉर्मली बैठे बैठे, आप जैसे मेरी तरह बैठे हैं, यू जस्ट मेक योर बैक स्ट्रेट। फर्स्ट ट्राई टू सिट स्ट्रेट, बिकॉज Me try and do it with you. सो फर्स्ट ट्राई टू सिट स्ट्रेट मैक्सिमम टाइम ऑफ योर डे, बिकॉज जब हम ऐसे स्टूप करके बैठते हैं, वी रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ आवर लंग बाई 10%, 20%। आपके लंग्स पे प्रेशर डाला, लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आप नॉर्मली बैठे और नॉर्मली सांस ले रहे हैं, 10-15% इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट फील द एयर गोइंग इनसाइड योर लंग्स। आपका पूरा छाती फूलेगा, लंग्स पूरे फूलेंगे। जस्ट ट्राई टू फील इट, बी काम। इस तक 30-35-40 सेकंड में कुछ मत करिए, किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। इफ यू आर रिलीजियस पर्सन, जस्ट टेक दैट रिलीजियस नेम यू वांट टू टेक। इट कैन बी भगवान, इट कैन बी अल्लाह, इट कैन बी गुरु नानक, एनीथिंग, एंड जस्ट बी काम फॉर 40 सेकंड्स। 40 सेकंड तक ब्रेथ को होल्ड करके रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। That is the simplest exercise you can do. And if you do it every hour sitting on your desk, आपका पूरा 2000 एम्प्लॉयज है, आप 2000 एम्प्लॉयज को बोलिए एक्सरसाइज करने के लिए,
6 महीने के बाद आपकी जो लंग कैपेसिटी है 10 to 20% इंक्रीज हो गई होगी। 20% Yes. increase. दैट इज सिंपलेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। मेरे जितने पेशेंट्स हैं, हमारा वार्ड है एक बहुत बड़ा, डॉक्टर अरविंद और मेरा, एक 40-50 पेशेंट्स वहाँ एडमिटेड होते हैं। वो आप जब भी जाएंगी, हमारे फैंसी जिम्स भी हैं, हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं मेदांता के पास, बट आप जब भी जाएंगी वो यही कर रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं, वो लंबा सांस खींच रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं। इससे ही हमारे पेशेंट्स जो हैं 4 to 5 डेज में इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो आपको कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू दो सिंपल थिंग्स, गो इन बैक टू द बेसिक्स, यू विल डेफिनेटली इंप्रूव योर लाइफ, डेफिनेटली। ये मैं लिख के देता हूँ मैं। Okay, I'm very inspired right now. So I'm doing it involuntarily while you're speaking. But yes, I will. I personally will, and I'm sure our viewers will too after listening to you. But in terms of the black and the pink lungs that you showed me, if there is a black lung, Yes. does it also impact your surgery decisions? That how you going to operate on it? Does it complicate? Yes, definitely, ma'am. Because see, whenever we do lung surgeries, we have to resect one of the part of the lungs. राइट लंग के 3 भाग होते हैं, लेफ्ट के 2 होते हैं, हमें कोई लंग का भाग निकालना है सपोज करिए। अब जो पेशेंट मैम पहाड़ों से आते हैं या क्लीनर एरिया से आते हैं, उनकी जो बेस लाइन लंग कैपेसिटी होती है वो हायर होती है हमारे यहाँ की लंग कैपेसिटी से। तो अब सपोज करिए मुझे एक लंग का भाग निकालना है, तो वैसे ही थोड़ी सी लंग कैपेसिटी फॉल होगी। तो अगर आप कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है और कोई -10 से स्टार्ट कर रहा है, सो वो 10 का डिफरेंस मेरे पास आ जाता है, मेरी सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो जब भी पेशेंट मेट्रो से होता है, तो जो प्रिपेयरिंग टेस्ट होते हैं जैसे पीएफटीज होते हैं, मेरे फिजियो को पहले ही बता दिया जाता है कि इस पे थोड़ी आपको शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि इसकी कैपेसिटी को हम 0 तो एटलीस्ट ला सकें सर्जरी करने के लिए। डेफिनेटली उन लोगों की कैपेसिटी नॉर्मल जो पहाड़ों के लोग हैं या जो ऐसी जगहों के जहाँ पोल्यूशन कम है उनसे कम होती है और मेरी सर्जरी उससे कॉम्प्लिकेट होती है। बट अब मैं उनको मना तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। सो व्हाट वी डू लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑन these patients at least for 2 to 3 weeks, and then we operate upon these patients. Okay. It's just that you bring Build them to bring zero. lungs up to speed and then I after listening to you, I am personally very scared. I've been a smoker for many years and plus this living in Delhi for many years. So smokers plus pollution, how deadly is that combination? 15-20 minutes back, one of your person asked me कि डॉक्टर साहब आप 6-7 तो आप कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। इफ PM 2.5 इज 22.5, दैट इज इक्वलेंट टू रिस्क ऑफ स्मोकिंग 1 cigarette। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। सो दिल्ली का 300 है। सो जो आज सुबह लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बच्चा पैदा हुआ है या मेदांता में हुआ है, अब तक उसने 6 से 7 सिगरेट पी ली हैं। ठीक है, ये गिफ्ट है हमारा उन बच्चों को। अब रात तक वो 15 के करीब सिगरेट पी चुका है। मैं, आप, वो बच्चा, तीनों 15 के करीब वो सिगरेट पी चुके हैं। अब 15 सिगरेट वो हो गई, 5 या 6 या 10 हमारी हो गई जो हमने पीना चाहिए। तो कितनी हो गई टोटल? 25 हो गई। 25 सिगरेट पीने के बाद आप मुझे बताइए, यू आर नॉट क्रॉलिंग टूवर्ड्स डेथ, यू आर रनिंग टूवर्ड्स डेथ। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट एंड यू आर नॉट क्रॉलिंग टूवर्ड्स डेथ, यू आर रनिंग टूवर्ड्स डेथ। क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन है टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ दिस कार्सिनोजेंस। सिगरेट है 70 एंड पोल्यूशन है 65 और समथिंग लाइक दैट कार्सिनोजेंस इन इट। ये 65 से 70 कार्सिनोजेंस आप 15 से 20, 25, 30 ले रहे हैं दिन में। आप सोचिए आपके लंग का क्या बैंड बज रहा होगा। और डायरेक्ट कोरिलेशन है लेंथ ऑफ एक्सपोजर से। तो जितना आप ज्यादा उसको बढ़ाते जाएंगे, 1 से बुरे 2, 2 से बुरे 4, 4 से वर्स 8, जितना आप उसको बढ़ाते जाएंगे वो टाइम ऑफ गेटिंग, प्रोपोर्शनल टाइम ऑफ गेटिंग लंग कैंसर रिड्यूसेस। जितना रिड्यूस होगा उतनी जल्दी आप मेरी ओपीडी में बैठे होंगे। Okay. I need to put your number on speed dial because now you really spooked me. But having said that, sir, you said that all year round there is pollution, and not just in Delhi, in other North India cities also. But during this period
of October to January, do you see an increase in thoracic related cases coming to you? Why would that increase happen if Okay. pollution is all year round? Okay. So there are two aspects to it. Definitely in October and January are the worst because Delhi becomes a low pressure zone and there is this lot of parali burning during this period because उनको अपना धान चेंज करना होता है फार्मर्स को. सो दीज ऑल प्रॉब्लम्स हैव टू बी सॉर्टेड. तो वो जला देते हैं. सो ये सारी जितनी एयर होती है वो सब दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है. सो ऑब्वियसली जो एवरेज पोल्यूशन 150 से 200 के करीब होता है वो 300 से 500 के करीब पहुंच जाता है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लेंथ ऑफ एक्सपोजर, मोर द एक्सपोजर मोर द डैमेज. अब वर्स हिटिंग क्यों होते हैं मैम? ऐसा नहीं है कि मैं इस टाइम पे लंग कैंसर के पेशेंट एकदम बढ़ जाते हैं क्योंकि कैंसर तो उनको 10 से 15 साल के बाद होगा जो इस हवा में सांस ले रहे हैं. बट ऑब्वियसली बच्चे और बुजुर्ग इसकी मार में सबसे ज़्यादा आते हैं. बच्चे क्यों? क्योंकि वो थोड़े छोटे हैं और जैसे डेंसिटी एयर की हम जानते हैं कि ज़मीन के पास ज़्यादा होती है और उनका रेस्पिरेटरी रेट इज़ मोर देन अस. तो वो बहुत ज़्यादा ये पोल्यूटेड एयर अपने अंदर लेते हैं. सो उनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. और बूढ़े, क्योंकि बूढ़ों का लंग वैसे ही थोड़ा सा ख़राब हो चुका है और उसके ऊपर उनमें बहुत सारी डिजीज़ है, COPDs, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं. सो उनमें जो ये पोल्यूशन की मार होती है इस टाइम पे मेरे पल्मोनोलॉजी कोलीग्स की OPDs चोक्ड होती हैं. उनके जो इमरजेंसी रूम्स होते हैं वो चोक्ड होते हैं विद एस्थमा अटैक्स, विद दिस COPD अटैक पीपल. पेशेंट्स जो नॉर्मली कुछ दिन पहले घूम रहे थे वो वेंटिलेटर पे होते हैं कुछ दिन के बाद क्योंकि वो इस हवा को सह नहीं पाते हैं. अब ये इसके कई आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं. मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ. हम डॉक्टर अरविंद और मैं लंग केयर फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएटेड है, वो मेरे हेड हैं. तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे हम अवेयरनेस लोगों को फैलाते हैं कि एयर पोल्यूशन वगैरह है. सो 2018 में हमने एक स्टडी किया. हमने क्या किया मैम कि दिल्ली के कुछ बच्चों को लिया, उनका PFT जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक टेस्ट होता है आपकी लंग कैपेसिटी को जानने के लिए, वो किया. और ऐसे ही कुछ मैसूर के बच्चों का किया, कुछ कोट्टायम के बच्चों का किया क्योंकि दोनों के AQI लेवल में बहुत फर्क है. सो जब स्टडी हमारे पास वापस आई, शॉकिंग रिजल्ट्स थे. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ये कोहार्ट जो हमने दिल्ली से लिया, दे आर बॉर्डर लाइन एस्थमेटिक्स. और उनके पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों को बॉर्डर लाइन एस्थमा है या अगले 3-4 साल में फुल ब्लोन एस्थमेटिक्स बन जाएंगे. वो बच्चों की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी नहीं कर रहा हूँ कि जो जिनको पता है, जो स्पायरोमीटर साथ लेके अपने बैग में जाते हैं. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चुपचाप अपने बाहर खेल रहे हैं सब कुछ. उसमें से 33% जो बच्चे हैं उनको एक बॉर्डर लाइन एस्थमेटिक्स की तरह हमने लेबल किया है इसी स्टडी के अंदर. और ये लंग इंडिया में पब्लिश स्टडी. And what about the children from Kottayam and फार versus Delhi far better, far better. in terms of percentages? Percentages maybe not more than 3-4%. आप डिफरेंस देखिए. So what to, as I again, you said in terms of look at your 100 meters, solve for your 100 meters, and then, then ask the government to do more. But in terms of, let's say, a common question that people have is about air purifiers. Definitely. A very valid question. Masks. Very valid question. Do they help and to what extent? So we'll break it down into two parts. One is air purifier and then I'll come to mask. देखिए कुछ साल पहले मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ, जम्मू से. आई होप आपके भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे ही कि जब हम प्लेग्राउंड्स में खेल रहे होते थे मैम, जब हम वी वर प्लेइंग इन द ओपन प्लेग्राउंड्स, प्यास लगती थी, क्या करते थे हम? कुछ नहीं करते थे. एक नलके के पास जाते थे, उसको खोलते थे, पानी पीते थे. और नॉर्मल कभी आपको किसी ने कहा नहीं नहीं ये पानी नहीं पीना? और पिछले 10 साल में आप देखिए द होल थिंग in our brains have been shifted to reverse osmosis, packaged drinking water. Nobody will ever think of again going to that tap in my school, Nagmani school, and drinking that water. हर किसी की बॉटल होगी, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होगा, वही पी रहा होगा. सो ऐसा ही अब हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है, ये तो रहेगा. सो अब आपका सोल्यूशन क्या है? एयर प्यूरिफायर्स. इंडिया इज flooded with companies, foreign companies coming here and ramping everything around कि यहाँ पे हमको हर घर में, हर गाड़ी में, हर इंसान को एयर प्यूरिफायर बेचना है. That is not possible. 140 करोड़ की जनता है हमारी, ठीक है. 70 से 80 करोड़ एक्टिव लोग हैं, बाकी बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे हैं. आपके कितने घर हैं
जो एक अच्छा एयर प्यूरिफायर अफोर्ड कर सकेंगे, पहली चीज़। कितनी गाड़ियां हैं आप उसमें लगा सकेंगे। दूसरी बात है, हम इसी स्टूडियो की बात करते हैं, अगर मुझे इसको एयर प्यूरिफायर से प्यूरिफाई करना हो, सो पहले तो वो बहुत पावरफुल एयर प्यूरिफायर चाहिए मुझे। उसके जो उसका जो कैपेसिटी होता है वो प्रॉपर चाहिए इस रूम के अकॉर्डिंगली। हो सकता है इस रूम में ही 2 या 3 लगें इसके AQI लेवल को कम करने के लिए। उसके HEPA फिल्टर्स को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, नहीं तो वो एयर प्यूरिफायर नहीं, एयर डैमेजर बन जाएगा, है ना। और उसके बाद वो, जब भी आप हम बैठे हैं यहाँ पे बंद करके दरवाज़ा और कन्वर्स कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलेगा और बाहर की एयर अंदर आएगी, तो एयर प्यूरिफायर का काम खत्म। बाहर 300 का AQI है, 5 मिनट के अंदर आप एयर प्यूरिफायर की रीडिंग देखेंगे, वो 300 पे पहुंच जाएगी। सो फायदा क्या हुआ? कितने देर आप और मैं इस कमरे में 2 एयर प्यूरिफायर्स को बंद करके क्या 24 घंटे बैठ सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, विस से विस अगर आप मुझसे पूछेंगी कि इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन को एयर प्यूरिफायर ठीक करता है, यस 100%। जिस भी मैं भी देता हूं अपने पेशेंट्स को, किन पेशेंट्स को, COPD पेशेंट्स को, जहां बच्चे होते हैं, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, हम फेफड़ा प्रत्यारोपण करते हैं, बहुत ही वीक लंग्स होते हैं बेचारों के, उनको मैं बोलता हूं कि 3 महीने तक एक कमरे में कैद रहना है विद एयर प्यूरिफायर। ये बाहर की एयर क्वालिटी आपके नए लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। सो क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, लेंथ ऑफ एक्सपोजर पर डिपेंड करता है आपका। सो अगर आप 12 घंटे भी रात के वो एयर प्यूरिफायर लगा के रख रहे हैं और AQI आपके कमरे का 15 है, 10 है, सो फार बेटर देन उसको 300 रखने में। तो एयर प्यूरिफायर हेल्प करता है पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स के अंदर और सिर्फ फिक्स टाइमिंग्स के अंदर। उसको आप इसका सोल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉब्लम है। इट्स अ प्राइवेट सोल्यूशन टू अ पब्लिक प्रॉब्लम विच इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरी बात आती है मास्क की। मास्क 2 या 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। कुछ घरों में लोग लेडीज चुन्नी ले लेती हैं, उसको भी मास्क कहा जा सकता है। एक सर्जिकल मास्क जो हम लोग यूज़ करते हैं, ब्लू कलर व्हेन वी ऑपरेट। और एक तीसरा होता है N95, N97, N100 जो मार्केट्स में मिलते हैं। अब जो पहली चीज़ है वो सिर्फ आपको थोड़े बहुत धुएं से बचा सकती है। इट्स नॉट ए सोल्यूशन। चुन्नी बांधने से सिर्फ आपको वो जो महक है उससे आप बचते हैं। जो सर्जिकल मास्क है वो आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट डजन इवन डज डू एनीथिंग। वो सिर्फ क्या करता है, मेरे ड्रॉपलेट्स को पेशेंट तक पहुंचने से रोकता है। और सपोज करिए मैं एक TB का पेशेंट हूँ, मुझे 100% वो मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि मेरे ड्रॉपलेट्स से सामने वाले को TB हो सकती है। सो इट ओनली प्रिवेंट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, नथिंग एल्स। पोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है। 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल को वो देख भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। अब तीसरी बात आई N95, कुछ हद तक हेल्प करता है। अब मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको कोविड का टाइम याद है मैम? सो उस टाइम पे जब वो N95 मास्क हमने कहा पहनना ही पहनना है, नहीं तो मर जाओगे, हमें भी नहीं इतनी नॉलेज थी। सो कितनी देर आप पहन पाती थी बिना उतारे उसको? Not for long. 1 घंटा, 2 घंटा। जैसे ही सांस फूलना स्टार्ट होगी, भारी एक्टिविटी करेंगे, CO2 थोड़ा बढ़ेगा बॉडी का, इंसान वो मास्क उतार देगा। वो मास्क आपको हर दिन चेंज करना है। वो आप मास्क प्रॉपरली फिटिंग होना चाहिए। उसको 24 घंटे आपको पहन के रखना है। जब आप बाहर घूम रहे हैं या अपने घर से बाहर हैं या सोसाइटी में हैं, कौन कर सकता है ऐसा? और 150 रुपए का मास्क रोज सुबह कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? इट्स अगेन ए प्राइवेट सोल्यूशन टू ए पब्लिक प्रॉब्लम। कहाँ पहनना चाहिए? आप बहुत क्राउडेड एरिया में हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एयर में क्या होता है वो कॉमन चैम्बर बन जाता है। हाँ. सो वहाँ पे आपको ज़रूर पहनना चाहिए। 40 मिनट्स ऑफ द फ्लाइट, 50 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, आप पहन के रखिए। जैसे आप नीचे उतरे उतार सकते हैं आप उसको। बहुत ज़्यादा आप क्राउडेड किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर इट। बट क्या वो सोल्यूशन है? नॉट एट ऑल। No, so for instance, a lot of my colleagues, because in this season, I see the masks come out, and so when they are in office, it's all fine. When they go out, Which mask? these are these N95 Oh. masks. So then, but when they go out, while commuting back home, then they'll put that on. Is that a little help? 100%। इफ इट इज चेंज्ड एवरी डे, आप कल का मास्क आज नहीं पहन सकते। इट इज कम्युनिकेट, अब वो खराब हो चुका है, उसको आपको डिस्कार्ड करना है। आपको नया मास्क लेना है, प्रॉपरली फिट करना है उसको। इतना फिटिंग होना चाहिए कि आपकी अंदर की एयर बाहर और बाहर की एयर अंदर की तरफ नहीं आ पा रही, आप सिर्फ मास्क के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। सो इतना फिटिंग मास्क होना चाहिए। कई लोगों को मैंने मास्क से देखा है CO2 रिटेंशन हो जाना। CO2 हमारी बॉडी बाहर फेंक रही होती है, सो आप बार बार वही CO2 लेना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं इन मास्क के साथ। देखिए, मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट But इज it's not a नॉट ए solution. परमानेंट सोल्यूशन। Absolutely, it's not a
permanent solution. You can say कि आज से सारा भारत मास्क पहनेगा और सब कुछ ठीक हो गया कल सुबह, ये नहीं कहा जा सकता. Got it. Even if they could afford that $150 a day, Per day, even yes, then, even it's not possible. What is the biggest pollution-related myth that you would like to break today? That it only affects lungs. It affects every part of our body, every part. And from a small child born today morning to a 90-year-old gentleman, it's affecting everybody, a politician also. So I'm telling politician because if they listen to my podcast today, उनको ये पता होना चाहिए कि सेम हवा में वो भी सांस ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उनके लिए हवा कहीं अलग से आ रही है. You think there's a lack of political will? It's not a political question. It's a common citizen. Obviously, मतलब two citizens talking to each other. Two citizens talking. Yes. Because इतने हर साल इतना हंगामा होता है in this season, and then January comes, rain happens, everything is wonderful, hunky-dory again. Why? मैम इसमें एक चीज, Is there a lack of awareness in the political class? It is lack of awareness. One of the representation LCF did to one of the political parties for crackers. So they wanted us to show some studies from India which will show that crackers cause these kind of problems. So we told them, Dr. Arvind told them, then जब तक स्टडी आएगी साहब तब तक हम और हमारे बच्चे मरने की कगार पे आ चुके होंगे. हम स्टडी करेंगे 10-15 साल हमको लगेंगे स्टडी करके प्रूव करने में. जब तक मेरा वो रिजल्ट आएगा तब तक बच्चे मरने की कगार पे आ चुके होंगे. सो पहली बात की कोई स्टडी नहीं है. और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट विजिबल. दैट डर्टी वाटर इज विजिबल, एयर पोल्यूशन इज नॉट विजिबल. दूसरा ये. और तीसरा, अगर आप माने कोविड में जितने लोग मरे थे उतना एयर पोल्यूशन हर साल मारता है, तो लोग मानते ही नहीं इस बात को. लोग कहते हैं कहाँ, क्योंकि आप डायरेक्टली, अगर मुझे हार्ट अटैक होता है, इस चीज़ को डायरेक्टली आप मेरी डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिख सकते कि ये एयर पोल्यूशन से मरे हैं, ये तो हार्ट अटैक से मरे हैं. उसका बैकग्राउंड कॉज एयर पोल्यूशन है. या लंग कैंसर से अगर मेरा डेथ होता है या किसी पेशेंट का डेथ होता है, हम उस पर लंग कैंसर लिखेंगे एज कॉज ऑफ डेथ. हम ये नहीं लिखेंगे एयर पोल्यूशन कॉजिंग कॉज ऑफ डेथ एज लंग कैंसर. ऐसा एक केस, बहुत ही फेमस इटालियन केस है, जिसमें एक लेडी ने 5 से 7 साल फाइट किया. उसकी बेटी के डेथ सर्टिफिकेट में चेंज करके लिखा गया कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस गर्ल. ऐसा एक केस हो चुका है दुनिया में. अब लोग और भी डिमांड करेंगे आके कि लंग कैंसर तो हुआ, मैंने सिगरेट तो पी नहीं कभी. अभी मैं आपको मेदांता का ये केस बताता हूँ. एक 19-year-old गर्ल कमिंग टू ए मेडिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी विद स्टेज 4 लंग कैंसर. द गर्ल क्राइड लाइक एनीथिंग एंड आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन कि मेरे फादर, किसी ने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है, मुझे ये कैंसर कैसे हुआ? ना मेरी मदर को है, ना मेरे किसी आंट को है, ना मेरे किसी फादर के रिलेटेड किसी रिलेटिव को है, जेनेटिक भी नहीं है, तो ये कैंसर कैसे हुआ? उस लड़की को बताना पड़ेगा मैम कि ये एयर पोल्यूशन से हुआ है. तो पॉलिटिकल विल वहीं से अराइज होगी, जब ऐसे लोगों को लाके पॉलिटिशियंस के सामने बिठा दिया जाएगा कि इनको जवाब दीजिए, मुझे क्यों देना है. Right. And my last question to you, if Delhi doesn't fix its pollution problem in the next 5 to 10 years, what will thoracic surgeries look like in, let's say, 2030, 2035? I should survive to do those thoracic surgeries in 2030, 2040. First thing is because I am a resident of the Delhi. And दूसरी चीज़ ये, लंग कैंसर, COPDs, ट्रांसप्लांट्स रैम्पेंट हो जाएंगे मैम, रैम्पेंट. पिछले 20, 25, 30 साल हार्ट की बात करते थे हम सब, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट. वो अगले 20 से 25 साल हम सिर्फ COPDs, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और लंग कैंसर की बात करेंगे. नेक्स्ट 25 years आर गोइंग टू बी वर्स फॉर द लंग्स एंड द lung related diseases. Oh my God. All right. On that note, thank you for talking to us. I'm going to, as I said, put your number on my speed dial because I'm definitely one of the prime candidates for what you're spelling out. Let's just hope that this conversation reaches the policy circles, reaches the right policy makers for them to take action and do something drastic to change the air that we are breathing. Thank you so much for joining us. Thanks a lot. Thank you for calling.